नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण प्रताप सिंह एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम्स के बारे में हम बात करेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम के पार्ट सेकंड के अंदर जो आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं उनको आज हम डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले एक कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं शेयर करना चाहता हूं कि आपके इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एसके बुक्स की तरफ से कुछ बुक्स अवेलेबल है जो आप मेरे यहाँ पे देख सकते हैं। तो उनको हम मैं डिटेल्स में थोड़ा बताता हूं कि जो ये फर्स्ट बुक देख रहे हैं ये इसकी गाइड बुक है आपके किस एग्जाम्स के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम सेक्शन सेकंड के लिए। ठीक है, तो इस सेक्शन सेकंड के इस बुक के थ्रू इसके अंदर आपके एंटायर सिलेबस को इंक्लूड किया गया है और अच्छे से इसको काफ़ी डिटेल्स में समझाया गया है कि एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप क्या क्या मैटर नेसेसरी है। इसके अलावा ओनली साइंस पार्ट की बात करें तो एसके बुक्स की साइंस ऑब्जेक्टिव बुक्स भी यहाँ पे अवेलेबल है जिसको भी आप परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ अगर प्रैक्टिस पेपर की बात करें तो एसके बुक्स के द्वारा ही प्रैक्टिस पेपर सेट इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी सेक्शन सेकंड भी यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके थ्रू इन बुक्स के थ्रू आप की प्रिपरेशन में काफी हेल्प होगी और आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकेंगे। तो इन बुक्स को ऑनलाइन परचेज करने के लिए इसका लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और जो स्टूडेंट्स इन बुक्स को ऑफलाइन मोड में परचेज करना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में वीडियो के वहां पे अपनी जगह का नाम मेंशन करें। हम लोग आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं और अपने एग्जाम प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम में आए हुए पार्ट सेकंड के अंदर फिजिक्स के 25 सवालों में से 13 सवालों को हमने सॉल्व कर लिया था। तो बाकी बचे हुए 12 क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से है कि ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी 29.5 मीटर पर सेकेंड, हाउ हाई विल द बॉल राइज इन मीटर्स। और आपको जी का जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करना है। तो क्वेश्चन में दिया गया कि जैसे ये आपका सरफेस है, यहाँ से आपने एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, ठीक है, तो वो कुछ हाइट उसने पहुंची, जैसे वो माना कि h हाइट पे पहुंची, ठीक है, तो वो कितनी हाइट पे मैक्सिमम जा रही है वो आपको बताना है। तो जब बॉल अगर मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाती है तो वहां पे उसका जो वेलोसिटी होता है वो क्या हो जाता है, 0, और फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमें नीचे गिरने की स्टार्ट की कंडीशन नहीं लेनी है, हमें देखना है कि कितनी हाइट तक आपका बॉल जा रहा है। तो हम जनरली जानते हैं जो जी होता है वो डाउनवर्ड होता है, तब तो हम लेते हैं इसको पॉजिटिव में। लेकिन जब बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है तो जो जी है आपका कैसा कंसीडर किया जाएगा, नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक तरीके से आपका यू स्क्वायर प्लस 2as होता है और यहाँ पे s की जगह आपके पास क्या आ जाएगा h, a की जगह क्या आ जाएगा माइनस का g आ जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन बनी वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस का 2gh। और हम जानते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी है बॉल की वो क्या हो गई, 0, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको 29.5 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। तो 0 इक्वल्स टू 29.5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू h हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया 20h इक्वल्स टू 29.5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो h इक्वल्स टू आया आपके पास 29.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 20। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो कैलकुलेशन के बाद जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 43.5 मीटर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये आपने कैसे कर दिया। देखो करने का तरीका ये होता है कि आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आंसर निकालो। लेकिन आप देखोगे ऑप्शंस में यहाँ पे 20.5, 31.5, 43.5, 56.5 काफी डिस्क्रीट वैल्यूज है, डिफरेंट वैल्यूज है, अलग अलग काफी दूर दूर वैल्यूज है। तो मैं क्या करूंगा 29.5 का ले लेता हूं अप्रोक्सीमेशन। तो यहां से क्या मिल रहा था 29.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 मिल रहा था। अब मैंने 29.5 को मैंने मान लिया अप्रोक्स 30 मान लिया, तो मैं इसको लिख सकता हूं 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो h बराबर आ जाएगा आपके पास 20 है, ये 20, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये आया आपके पास 45 मीटर। तो 45 मीटर तो तब आता जब ये 30 होता, तो आपके पास है 29.5। तो यहाँ से पता चला कि 45 से तो लेस देन वाली ही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे देखोगे 45 से लेस देन वाली 43.5 वो सबसे अप्रोक्स है, तो ऑप्शन सी यहाँ से इस तरीके से लगा सकते हो। लेकिन ये अप्रोच तब लगानी है जब इस तरीके से ऑप्शन काफी दूर दूर हो, काफी ज्यादा डिफरेंस हो। मान लो यहाँ पे 43.5 होता और यहाँ पे 44.5 होता तो आपकी अप्रोच गलत हो जाती, क्योंकि आप 45 से नीचे वाले पे आते और सबसे पास वाले पे आते तो आप 44.5 यहाँ पे आंसर लगा देते। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस काफी दूर थे, इसलिए हमने ये अप्रोच यूज करिए आंसर फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द
6 सरफेस ऑफ द क्यूब। तो सबसे पहले हम क्यूब ही बना लेते हैं। क्यूब बनाना तो हमें आता ही है, माना कि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं क्यूब ठीक ठाक सा बना लेता हूँ, काम चलाऊ सा। इस तरीके से हमने एक क्यूब बनाया और कह रहा है कि इसके सेंटर पे कैपिटल क्यू चार्ज है, तो इसकी जितनी भी सरफेस है, जैसे ये हो गई 1, ये 2, इसकी साइड वाली 3, इसकी इधर साइड वाली 4, सामने वाली हो गया आपकी 5th और पीछे वाली साइड हो गया आपकी 6। तो इस क्यूब के कारण जो फ्लक्स निकल रहा है वो कितना होगा, तो गॉस लॉ से हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो इससे आपका जो फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल चार्ज बाउंडेड बाय द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस क्यूब के अंदर टोटल चार्ज कितना बाउंड कर रखा है आपके पास, कैपिटल क्यू कर रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन जो होगा सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 41 क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कंडक्शन इज इक्वल्स टू, है ना, किस किस का रेशियो पूछ रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो आपको क्या बोलते हैं, अगर ध्यान हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो रेशियो होता है वो आपको इस तरीके की फॉर्मूले से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और ये जो म्यू होता है ये क्या होता है, आपकी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, तो जो इसका रेशियो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd और इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये किसको दिखाता है, आपके मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, किसमें, कंडक्टर में। तो ऑप्शन से हम जाएंगे तो ये ऑप्शन बी है, मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस होंगे वो यहाँ पे गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम 42 की बात करते हैं। व्हेन द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज डबल्ड विदाउट एनी चेंज इन द नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, यानी जो लेंथ है उसको चेंज कर रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स को हम यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे हैं। द एरिया ऑफ द कोइल देन इट्स सेल्फ इंडक्टेंस विल बी, है ना, तो L बराबर जनरली क्या होता है, म्यू नॉट N स्क्वायर A इंटू L होता है, और जो N होता है वो होता है कैपिटल N डिवाइडेड बाई स्मॉल n। ठीक है, लेंथ के बराबर, तो हम यहाँ से L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर इंटू A इंटू L, L से L कैंसिल हो गया, L इक्वल्स टू म्यू नॉट N स्क्वायर इंटू A डिवाइडेड बाई L। यहाँ से आपका एक जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। क्यों हमने इस तरीके से चेंज किया, क्योंकि आपके नंबर ऑफ टर्न्स ही चेंज हो रहे थे, लेंथ नहीं चेंज हो रहे थे, ओनली लेंथ चेंज हो रही थी। ठीक है, तो इसको मैं दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 दे देता हूँ। अब कह रहा है कि क्वेश्चंस पे चलते हैं। एल डैश निकालने के लिए आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, जो एन डैश होगा यानी जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो तो आपको सेम रखना है, एरिया भी आपको क्या रखना है, सेम रखना है, लेकिन जो डिस्टेंस है, लेंथ है, उसको आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे डबल कर रहा है, 2L कर रहा है। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है। तो L डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा म्यू नॉट N स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, A एज इट इज, और L की जगह क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्वांटिटी देखोगे, ये क्या है आपका पुराना वाला L ही है, तो ये क्या हो गया आपके पास L/2। ठीक है, तो ये डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होके कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ऑप्शन से देखोगे इंक्रीज 9 टाइम्स, ये तो गलत है, रिड्यूस टू हाफ टाइम्स, यानी पहले वाले का हाफ ही तो हो रहा है, तो घट के हाफ टाइम्स हो गया पहले वाले का। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई, हमने किस तरीके से अप्रोच बनाई, किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू। अब जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है उसको हम XC या JC से डिनोट करते हैं, और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है 1/ωc, जहां पर ओमेगा होता है वो होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी, और जो C देख रहे हैं वो क्या होता है आपका कैपेसिटर होता है, उसकी कैपेसिटेंस होती है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला तो आपको कहीं दिखना है रिलेशन में, लेकिन हम जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी फ्रिक्वेंसी और लीनियर फ्रिक्वेंसी में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, कुछ लोग उसको 2π स्मॉल f से या फिर 2π न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपकी लीनियर फ्रिक्वेंसी होती है, इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो आपका XC क्या आ जाएगा, 1/2π न्यू इंटू C। तो ऑप्शन से जाएंगे तो हमें दिखेगा जो ऑप्शन बी है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, बिल्कुल हमने फॉर्मूला ध्यान था, हमने वैल्यू पुट करी, इसका और कोई तरीका नहीं होता सॉल्व करने का, यही तरीका होता है। नेक्स्ट है ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रिवॉल्विंग प्लेटफॉर्म स्प्रेडिंग हिज हैंड्स आउटवर्ड्स। एक प्लेटफॉर्म जो है वो घूम रहा है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म घूम रहा है, उसके ऊपर एक आदमी हाथ फैला के खड़ा हुआ है। तो इसमें से कौन सा इफेक्ट होगा कि एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी, एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज होगा, या एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा। देखो
जब है ना क्या बोलते हैं रोटेशन होता है तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व ही रहता है। तो ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व इंक्रीज और जीरो वाला तो ऑप्शन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम दोनों कंडीशन में आपका क्या रहेगा, कंजर्व, कि जब वो सीधा खड़ा हुआ है और जब हाथ फैला के खड़ा हुआ है। ठीक है, अब चेंज किस में आएगा, एंगुलर वेलोसिटी में आएगा। अब वो डिक्रीज हो गया इंक्रीज होगी, देखते हैं कि मान लो कि जैसे फर्स्ट कंडीशन मान लो ये आपका पोल लगा हुआ है और ये है ना आपका रोटेशन वाला प्लेटफॉर्म है और इस पे एक व्यक्ति खड़ा है कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हाथ बिना फैलाए। ठीक है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो आई है और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आई ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 दे देता हूं मैं इसको, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा था और ये हमने एंगुलर मोमेंटम जे बराबर आई ओमेगा लिख लिया और ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में कैसे दे रखा था कि जे ये व्यक्ति है महोदय, ये हाथ फैला के खड़े हुए हैं। ठीक है, और तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा, लेकिन जो जे डैश होगा वो पुराने वाले जे के इक्वल ही रहेगा। ठीक है, अब देखो जनरल अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, आई बराबर क्या होता है, मास इनटू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आर क्या होता है, रोटेशन जो एक्सिस होती है उससे डिस्टेंस होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, एम आर स्क्वायर। अब पहले जब वो सीधा खड़ा था तो ये रोटेशन जिस एक्सिस के थ्रू कर रहा था उससे तो डिस्टेंस ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब ये जो रोटेशन कर रहा है इससे डिस्टेंस काफी ज्यादा हो गई ना, तो इसका जो आई डैश होगा इस कंडीशन में जो व्यक्ति का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से हम लगाते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लगाएंगे तो जे डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका जे, तो आई डैश ओमेगा डैश इक्वल्स टू आई ओमेगा, और हमें न्यू एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो यहां से क्या हो जाएगा, ओमेगा डैश इक्वल्स टू आई ओमेगा डिवाइडेड बाई आई डैश। और हम जानते हैं कि जब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकंड केस में वो ज्यादा है, यहाँ पे आई डैश इज ग्रेटर देन आई है। ठीक है, तो जब बड़ी क्वांटिटी होती है, बिगर क्वांटिटी होती है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी लेस देन आएगी, तो जो यहाँ से ओमेगा डैश का जो वैल्यू आएगा वो ओमेगा के कंपैरिजन में कम आएगा, तो ओमेगा डैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द इक्वेशन ऑफ ए वेव इज गिवन बाय y इक्वल्स टू 2 sin ओमेगा t माइनस का kx प्लस पाई बाय 2 मीटर, द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज। ठीक है, वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जनरल जो इक्वेशन होती है वेव की वो क्या होती है, a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस 5 तरीके से आपकी होती है, जहाँ पे ओमेगा होती है आपकी एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कभी कभी वेलोसिटी को भी ओमेगा से डिनोट करते हैं तो दिमाग में एंगुलर वेलोसिटी रह जाता है। साथ में जो के होता है वो होता है वेव नंबर। ठीक है, 5 होता है आपका फेज नेचर बताता है। ठीक है, फेज को बताता है। अब हम जानते हैं के बराबर क्या होता है आपके पास, 2 पाई बाई लैम्डा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से के की वैल्यू देखोगे, ये ओमेगा हो गया आपका, ये के हो गया और ये 5 हो गया, तो के क्या हो गया आपके पास 2, यहाँ से हमने उठा लिया इस के को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 2 इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा, इस 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा को इधर लेके आए तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ गया पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 मीटर, यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन डी होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया कि किस तरीके से अप्रोच लगाई, जो इसकी जनरल इक्वेशन होती है वेव की उससे आप कंपेयर करोगे दोनों को तो के का वैल्यू आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम, जेनर डायोड इज यूज फॉर, देखो जो जेनर डायोड होता है ना वो वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है, बस आपको ये ध्यान रखना है ना, तो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। तो ऑप्शंस में हम जाएंगे, एम्पलीफायर रॉन्ग ऑप्शन, रेक्टिफायर भी रॉन्ग ऑप्शन, ऑसिलेटर भी रॉन्ग ऑप्शन, तो ओनली ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है। ठीक है, रेगुलेट करके वोल्टेज प्रोवाइड करता है, तो वोल्टेज रेगुलेटर कहलाता है आपका जेनर डायोड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट नेसेसरी कंडीशन फॉर ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। अब जो आपके जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं ना वो अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर अबव रोटेट करते हैं। ठीक है, अर्थ के, इसी के साथ साथ इसका जो टाइम पीरियड होता है ना जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स का वो 24 आवर्स भी होता है। तो अब हम इसमें देखते हैं ऑप्शंस में आपको क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, शांतिपूर्वक पढ़ें। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है तो फर्स्ट ऑप्शन है इट शुड रिवॉल्व इन ए ऑर्बिट
जो ऑर्बिट कैसे होनी चाहिए आपकी, कॉन्सेंट्रिक होनी चाहिए, ठीक है, जिसके सेंटर में क्या होगा, अर्थ होगा, एंड कोप्लेनर विद द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो आपका सैटेलाइट है वो रिवॉल्व करना चाहिए किस तरीके के ऑर्बिट में, कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट हो, साथ में कोप्लेनर हो, किसके साथ, इक्वेटोरियल प्लेन के साथ होना चाहिए, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है इट्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये गलत इंफॉर्मेशन गिवन है। जो आपके जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं ना, उसकी डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट नहीं होती है, ठीक। इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ should be exactly same as that of the earth about its own axis 24 hours, यानी जो जियो सैटेलाइट का जो आपका टाइम पीरियड होता है वो अर्थ के टाइम पीरियड के इक्वल ही होना चाहिए, वो 24 आवर्स होता ही है, ये भी इंफॉर्मेशन भी सही है। इट शुड रिवॉल्व ए हाइट ऑफ नियरली 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो जियो सैटेलाइट्स होता है वो 36,000 हाइट पे, किलोमीटर हाइट पे अर्थ के सरफेस से वहां पे रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था। इनकरेक्ट कौन सा था, ऑप्शन बी था। तो यहाँ पे हमें क्रॉस नहीं लगाना है, मैंने बस क्रॉस इनकरेक्ट बताने के लिए किया था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ईस्ट टू वेस्ट है, ये गलत स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अब हम, A parallel plate air capacitor with no dielectric between the plates is connected to a constant voltage source. What happens to capacitance if a dielectric of dielectric constant K बराबर 2 is inserted between the plates, ठीक है। यानी जो आपके पहले प्लेट कैपेसिटर्स होता है उसके अंदर पहले कैसा है, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ओनली क्या है, वो है आपके पास ओनली एयर मीडियम के अंदर है। तो जनरली आपका क्या होता है, C बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। ये तो किसकी बात कर रहे हैं हम, एयर कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। लेकिन अब इन प्लेट्स के बीच में अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं, है ना, डाइलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं, तो आपका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा। और के का वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे 2 है, 2 को पुट करते हैं तो सी डैश इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। तो सी डैश इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 2c हो गया, क्योंकि आपको पता है कि एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाई डी जनरल जो हमारा एयर के अंदर है उसके लिए कैपेसिटेंस होता है। तो सी डैश है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में वो 2c हो जाएगा। तो जो आपका कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा 2 टाइम्स। तो ऑप्शन से देखते हैं कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, ये ऑप्शन गलत है। कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स, तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आपको किस तरीके से अप्रोच लगाइए ये मैंने आपको बता ही दिया, आपको भी यही सेम अप्रोच रखनी है अगर आपको इस तरीके के और क्वेश्चंस दिखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इफ ए लिक्विड इज हीटेड इन स्पेस अंडर नो ग्रेविटी द ट्रांसफॉर्म ऑफ हीट विल टेक प्लेस बाय प्रोसेस। कोई लिक्विड है उसको आप क्या बोलते हैं, स्पेस में हीटअप कर रहे हो लेकिन ग्रेविटी इफेक्ट नहीं है, तो इसमें से कौन सा जो प्रोसेस होगा वो करेक्ट होगा। तो देखो जो कंडक्शन होता है ना वो तो किसके लिए होता है, सॉलिड के लिए होता है, ठीक है। कन्वेक्शन आपके फ्लूइड के लिए होता है, ठीक है। लेकिन जैसे आप मान लो कि कोई आपका आयरन कोट है, ठीक है, उसके अगर एक एंड को आप गर्म करोगे तो वो जो हीट फ्लो होते हुए बिना किसी मीडियम को यूज किए, है ना, बिना किसी मीडियम को यूज किए इसके जो पार्टिकल्स के थ्रू पूरी की पूरी रोड आयरन है वो गर्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर ग्रेविटी इंपैक्ट करेगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो मोशन किसके थ्रू करेंगे, ग्रेविटी के फोर्स को बाइंड अप करते हुए करेंगे ना। अब जैसे फ्लूइड है, जैसे आपने किसी बकेट के अंदर पानी को गर्म किया, ठीक है, इसके अंदर आपका फ्लूइड है, तो जैसे आप इसको गर्म करोगे यहाँ से तो ये रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे, टकराना स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे पानी गर्म होगा तो आपका जो बकेट है वो भी गर्म होगा, ठीक है। तो बकेट के अंदर आपका जो है वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है। लेकिन बात लिक्विड की है, लिक्विड फ्लूइड एक ही बात है। अब फ्लूइड ही हो या लिक्विड हो उसके लिए कन्वेक्शन मीडियम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात क्या आ गई, नो ग्रेविटी। और जब रेडिएशंस की बात आती है तो इसमें ग्रेविटी मैटर नहीं करती, तो ये नो ग्रेविटी के लिए यूज होता है, ठीक है। एक तरीके से आपका जो गैसेज होता है ना उसमें जो हीट फ्लो होता है वो रेडिएशन के थ्रू होता है, लेकिन यहाँ पे हम लिक्विड को हीटअप कर रहे हैं विदाउट एनी ग्रेविटी, तो जो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज 60 जूल एंड द इंटरनल एनर्जी चेंज इज 180 जूल है नेगेटिव के साइन के साथ। फाइंड द टोटल वर्क डन बाय या ऑन द सिस्टम्स, ठीक है। तो हमें पता है थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ से बाय एनर्जी कंजर्वेशन क्या लिख सकते हैं हम, dq इक्वल्स टू du प्लस dw, ठीक है। जहाँ पे dq होता है आपका हीट ट्रांसफर होता है, du आपकी इंटरनल एनर्जी होती है, और जो dw होता है वो वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, ठीक है। तो जो आपके पैरामीटर्स गिवन है
क्या क्या दे रखा है, द हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज 60 जूल, तो डी क्यू की वैल्यू दे रखी है आपको प्लस का 60 जूल। ठीक है, इंटरनल एनर्जी कितनी दे रखी है आपको माइनस का 180 जूल, और आपसे वर्क डन पूछा है DW। तो सिंपल है, ये तो पूरा मैथमेटिक्स बन चुका है आपका, मैथमेटिक्स सॉल्व कर लो। DW क्या हो जाएगा आपके पास 60 प्लस 180, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास 240 जूल। तो यहां से आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी यहां पे होगा, वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। तो आज के लेक्चर में हमने आपके इंडियन कोस्ट गार्ड में आए हुए पार्ट सेकंड के अंदर फिजिक्स के बचे हुए 12 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही एस के बुक्स के सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अधिक से अधिक शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।